गहलोत संबोधित कर रहे हैं। युवा महापंचायत का आयोजन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अधिकारियों के जो नियम कायदे होते हैं अपनाते हुए अगर युवा नीति बनती है तो आप सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए युवाओं की दिशा में जाना है। सरकार की भावना क्या, उनके प्रति प्रतिबद्धता क्या है, वो तमाम बातों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। मेरे पूर्व में सीताराम लांबा ने भी, अन्य वक्ताओं ने भी हमारी क्या क्या योजना उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातें भी बाकी भी है, क्योंकि मैंने कहा युवाओं को समर्पित है बजट। इसके मायने की कई योजनाएं हैं और भी योजनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि मैं अपने फेसबुक पे आज शाम को उन सब योजनाओं को युवाओं के लिए बनाई है उसको मैं पोस्ट कर दूं। आप उनको देखिएगा, जरूर समझिएगा और कैसे समाज को, युवाओं को उसका लाभ मिल सकता है। मैं बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हमने 500 बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेजने का निश्चय किया है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अब इतना बड़ा फैसला ये है कि कई घरों में स्थिति नहीं है कि अपने बच्चों को विदेश भेज सकें। अमीर घराने के बच्चे भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2-3 कैटेगरी बनाई है। जो सबसे गरीब है, पूरा खर्चा आने जाने का, वहां रहने का और फीस पूरी सरकार देगी उनको। एक कैटेगरी बनाई, उसके ऊपर है तो उनके खर्चा आने जाने का देंगे, फीस दे देंगी या उनको रहने का खर्चा दे देंगे। कहने का मतलब 2-3 कैटेगरी बनाई है। अच्छे से परिवार के लोग भी भेज नहीं सकते। तो ये प्रयोग क्यों किया, मैं लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर आजादी के पहले बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बच्चे थे, छात्र थे, उनको नहीं भेजते अगर विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, तो शायद वो संविधान निर्माता के रूप में आज देश और दुनिया में वो नाम नहीं होता जो उनका हो रहा है। तो हमारे बच्चे जाएंगे राजस्थान के, प्रतिवर्ष 500 बच्चे जाएंगे। हो सकता है उनमें कोई साइंटिस्ट बन के आए, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई और कोई सोशल वर्कर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो जो उसकी परसेंटेज डेवलप होगी उससे वंचित क्यों रहे। तो ये जो मैं समझता हूं कि कन्याकुमारी जो आपने बुलाया, मुझे अच्छा लगा। इसको मैं भी YouTube में सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं। ये मुझे एक मेरे मेंबर पार्लियामेंट थे जुझार सिंह जी, CP जोशी को मालूम है। 80 में हम लोग जब जीत के गए चुनाव, मेंबर पार्लियामेंट बना, मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, उप मंत्री बन गया इंदिरा जी के साथ में। तब मुझे वो कहते थे कि अशोक, आपकी खोपड़ी में जो है बुजुर्गों वाली अनुभव अभी भी आ गए आपकी खोपड़ी में। तो मैं कहना चाहूँ, कन्याकुमारी तेरी खोपड़ी में बुजुर्गों वाले अनुभव अभी आ गए हैं। जब तुम बोलते हो तो लगता नहीं तुम नौजवान की तरह खाली बोलते हो। सारे अनुभव समेट करके भगवान ने तेरे को गॉड गिफ्ट दी है, वो तो देश के नौजवानों को दे रहा है, इसलिए आपको बधाई देना चाहता हूं मैं आपको। हम बहुत सटीक बात करता है, जो आज के वक्त में आवश्यकता भी है। आज के वक्त में बातें करें थी कम है। आज हालात सबसे गंभीर है देश के अंदर। ये कह रहा था कि मैं अभी राजनीतिक भारत नहीं, तो सरकारी प्रोग्राम है। ये तमाम नियम कायदे मोदी जी तोड़ चुके हैं। आप देख सकते थे बाहर में कोई दिक्कत नहीं थी, जब मोदी जी तोड़ दिए खुद ने। हम बैठे उनके हाथ में VC में बैठता हूं मैं खुद मोदी जी के साथ में, और वो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं, विपक्षी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं सरकारी प्रोग्राम में। तो मेरे मोदी जी बोल सकते हैं, कन्याकुमारी तुम क्यों नहीं बोल सकते हो, बताओ तुम। अगली बार ध्यान रखना, हमारे प्रोग्राम में राजस्थान आओ तो मैं पूरी खुली छूट है बोलने की, जो मर जाओ बोलो। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 2030 हमने एक विजन बनाया है। अब मैं, मेरा स्पीच जो है वो स्कीमों में नहीं जाना चाहता। अभी CP जोशी ने कहा आपको 18 साल का मतदान दे दिया राजीव गांधी ने, सब क्रांतिकारी कदम उठाए कांग्रेस ने। अगर देश में कोई क्रांति की है आजादी के पहले
अहिंसक क्रांति के माध्यम से गांधी जी ने मुल्क को आजाद करवा दिया, अहिंसक हथियार लेकर के। वो ये मुल्क है। जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता, आज के जो हुकूमत में कर बैठे हैं वो लोग नाम लेने उनको संकोच होता है। उन नेताओं को जिन्होंने इतिहास रचा देश के अंदर, कि वो अलग बात है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात करना चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि आप स्काउट वाले लोग बैठे हैं, एनसीसी के बैठे होंगे, एनएसएस के साथी बैठे होंगे। मैं तीनों में रहा हूँ बचपन के अंदर। स्काउट में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना अभी 5 साल पहले, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ स्काउट गाइड का। तो मेरी लगाव आप सबसे है। गांधी पीस फाउंडेशन का मैं वर्कर रहा हूँ। बचपन मैंने कई कैंप अटेंड किए, तो मेरे संस्कार बचपन से पड़ गए। और ये गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में आपको आना है तो रचनात्मक काम करना आपका आधार होना चाहिए। तो आप जो बैठे हैं यहाँ पर, सीताराम लांबा ने जिस पर जोड़ा राजस्थान भर के नौजवानों को, मैं समझता हूँ कि मुझे इससे बहुत इम्प्रेस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ युवा बोर्ड के अध्यक्ष कई बनते हैं, ये पहला अध्यक्ष है जहाँ हमने 500-700 करोड़ रुपए रखे हैं युवा बोर्ड के। पहला अध्यक्ष है जो युवा महोत्सव मना रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। विवेकानंद के नाम से हम लोग हर जिले में हॉस्टल बना रहे हैं, 75 करोड़ रुपए मैंने रखे हैं। और अभी कह रहा था मेरे को कम पड़ेंगे, मैंने कहा चिंता ही वही करता हूँ। मैंने कह रखा है, सीबी जोशी जानते हैं पूरे हाउस को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और ये मैंने राजस्थान की राजनीति में करके दिखा दिया। जिसने जो मुझसे मांगा मैंने मना ही नहीं किया है। मैंने कहा तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। अब वो अलग बात है, विपक्ष के लोगों ने मांगा नहीं मुझसे या कम मांगा, और मैं क्या करूं। मुझसे मांगते मैं मना करता तो वो दोषी मुझे ठहराते। तो लंबी बात है। मैं अब जो पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जो मेरा उसमें मेरा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि जब आपके साथी ने जब भूमिका बांधी इसकी, दीपेश ने, जब दीपेश ने भूमिका बांधी है कि ये जो नीति बनी किस प्रकार से बनी, दीपेश ने बांधी ना। अब दीपेश मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि 2030 का जो हमने विजन रखा राजस्थान के लिए, वो विजन जो है उसमें हम इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं नौजवानों का भी, राजस्थान के प्रदेशवासियों का भी, इंटेलेक्चुअल का भी, हर क्षेत्र के लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हैं। हमारा प्रदेश 2030 के अंदर क्या किस स्थिति में पहुंचे, ये विजन होना चाहिए हमारा भी। आज राजस्थान की पहले रेगिस्तान है, आकाश होकर पड़ते रहते हैं, और शिक्षा में पिछड़े हुए हम लोग थे, स्वास्थ्य सेवा में पिछड़े हुए थे, सब योजना में पिछड़े हुए थे, सड़कों में पिछड़े हुए थे हम लोग। आज हम कहने स्थिति में सारी प्रीमियम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। IIT, IIM, ट्रिपल IT, लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, कृषि यूनिवर्सिटियाँ, सब कुछ हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर हेल्थ में नंबर 1 बन गए देश में। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है, फ्री इलाज हो रहा 25 लाख का लोगों को। और राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। अभी जो कन्हैया कह रहा था कि राजस्थान के मामले में नंबर 1 है, तो राइट टू हेल्थ में नंबर 1 है हम लोग। अभी मैंने एक और एक्ट बनाया, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया, वो भी राजस्थान में एकमात्र राजस्थान है जहाँ इसे बनाया। कहने का मतलब कई मामलों में राजस्थान वास्तव में, उसने ठीक कहा। पंडित नेहरू आए थे 59 के अंदर, पंचायत राज की जो स्थापना है पूरे देश की, उसकी नींव भी उन्होंने नागौर से रखी थी। पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 59 को रखी थी। पंचायत राज की स्थापना राजस्थान से पड़ी है देश भर के लिए। तो मैं जो आपके पॉइंट पे वापस आता हूँ, मैं चाहता हूँ 2030 का जो विजन है, उसमें मुझे अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे दीपेश जी कि भाई किस प्रकार आपने सबको जोड़ा है। मैं चाहूंगा आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमने कोशिश करी है। बजट पेश करते हैं, प्री बजट मीटिंग होती है हमारी, ट्रेड से, कॉमर्स से, एक्टिविस्ट से, NGO से, लेबर यूनियन से होती है, सबसे होती है, युवाओं से होती है। परंतु आपने जो युवा नीति बनाई है,
ये जो वर्ग आपका है, इनको मैं चाहूंगा कि हम आपको इन्वॉल्व करें उसके अंदर, लांबा साहब को इन्वॉल्व करें। मैं चाहूंगा कि पूरी युवाओं की जो भावना युवा नीति के है, उसके अनुरूप आप क्या सोचते हो। राजस्थान 2030 के अंदर मैंने कहा है कि राजस्थान देश के अंदर अगर नंबर 1 राज्य नहीं बन सके, मान लो कई स्थिति होती है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, ज्योग्राफिकल हमारे दूरियां बहुत है गाँवों के अंदर। हम कोई बिहार और यूपी तरह नहीं, एक गांव खत्म हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर के बाद गांव आते हैं। केवल ढाणी हमारी और ज़्यादा लंबे दूरी में बसे हुए हैं। हम चाहेंगे राजस्थान कम से कम 2030 तक अगर नंबर 1 नहीं बने तो नंबर 1 के जो राज्य हैं 4-5, उनकी श्रेणी में हम भी पहुंच जाएं, ये मेरा भावना है। उसके लिए आपका सपना क्या है? मैं सबसे कह रहा हूं आप लोगों को, आपके माध्यम से नौजवानों को कहना चाहूंगा राजस्थान के अंदर कि आप सबका सपना क्या है, आपको हम भागीदार बनाएंगे उसके अंदर। डॉक्यूमेंट जो बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, उसकी शुरुआत हम आजकल में करने वाले हैं। आज पहली मीटिंग होगी रात को हमारी, सीएस को हमने बुला रखा है इस काम के लिए। बाद में हम लोग चाहेंगे हर वर्ग को स्कूलों में ऐसे कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन भी हो, हर प्रदेशवासी इन्वॉल्व उसके अंदर कैसे फील कर अपना आपको लिख के भेजे, वो ऑनलाइन मंगाएंगे हम उनसे। इसलिए मुझे अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे युवा नीति ऐसे नहीं बनाई आप लोगों ने, अच्छी मेहनत करी, अच्छे ढंग से आपने सबके अनुभव उसमें समावेश किए, अच्छी युवा नीति बनी। तो मैं चाहूंगा कि आप उसमें सरकार का सहयोग करें और शानदार तरीके से विजन 2030 ये बनाने में आपकी भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है, आप घूमते रहो राजस्थान भर में, सीपी जोशी बैठे हैं आपके वकील, इधर ज्यादा मत बोलो यहाँ पर, आपके वकील साहब बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको कहना चाहूंगा एक बात तो ये, दूसरा मुझे दुख होता है एक कोटा के अंदर जो है ये पे आत्महत्या हो रही है, ये बहुत दुखद है। आप बताइए कि पिछले 8 महीने में 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 बच्चों ने। ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। मैं भी बचपन में ये राजनीति में आ गया हूँ, भाई एक्सीडेंट से आ गया हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, रात को मैं 2-3 बजे तो पढ़ाई करता था, वे किसी जगह मेरे पीएम से मेरा नंबर आ जाए, और मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने रास्ता बदला, सोशल वर्कर बना, राजनीति में आया, और आज अब सीपी जोशी ने बता दिया आपको कि मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ, संगठन में मैंने काम किया लंबे समय तक। तो ये बच्चे जो है, इनके परिवार को भी चाहिए, इनके ऊपर दबाव नहीं डाले कोई भी तरह का, जो बनना चाहे बने। वो सबका फिक्स है, किसको क्या बनना है किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, जो बनना सबका फिक्स है। कभी मैंने सोचा क्या कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री 3 बार बनूंगा, केंद्रीय मंत्री में 3 बार बनूंगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में 3 बार बनूंगा, एआईसीसी के महामंत्री में 3 बार बनूंगा? कभी मैंने सोचा ही नहीं था। वो सारे पद मुझे मिल गए। तो मैं कहना चाहूँ सुसाइड करने वाले जो हालात है वो बहुत गंभीर हालात है। नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, कितना दबाव उनके ऊपर है, उससे उनको काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि नौबत नहीं आए, बच्चों पे दबाव नहीं पड़े कि भाई तुम्हें तो बनना ही पड़ेगा, आईआईटी करनी है तेरे को। तो ये मुझे दिमाग में ना आया, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा, अभी कल कानून पेश किया गया, कल परसों गृह मंत्री जी ने आईपीसी सीआरपीसी का। मैं आपके माध्यम से आपको शेयर करते सुझाव देना चाहूंगा, कन्याकुमारी बैठे हुए हैं, कि राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जिसने सरकार बनते हमने, उसमें हम नंबर 1 है देश के अंदर। थानों में सुनवाई होती नहीं थी पहले, थानों में बड़े ऐसे ही माहौल होता था, जाना लोग पसंद भी नहीं करते थे। जाएंगे तो बेइज्जती करेंगे, तू ताम बात करेंगे हमें पुलिस वाले। तो अच्छे थे लोग, जाके बेइज्जती क्यों करवाओ, वहां पे जाते नहीं थे। कई बार फरियादी जाते नहीं थे। रेप हो जाओ, छेड़छाड़ हो जाओ, गुंडागिर्दी हो जाओ, कौन जाएगा वहां, बदतमीजी होगी। एक बेइज्जती हो गई घर में,
एक बेइज्जती और थाना में जाके क्यों करवाऊं, कोई काम तो होगा नहीं, सुनवाई होगी नहीं, ये माहौल था। मैंने माहौल को बदला। मैंने राजस्थान में एफआईआर कंपल्सरी कर दी, थाना में कंपल्सरी कर दी राजस्थान के अंदर। और जब किए मैंने, तब मैंने कहा मीडिया वालों को उस दिन, मैं कहा मैं कंपल्सरी कर रहा हूँ, उससे संख्या बहुत बढ़ेगी राजस्थान के अंदर, संख्या बढ़ेगी, उसकी मुझे चिंता नहीं है। आरोप झेल लूंगा मैं विपक्ष का, जो बदनाम, झूठा बदनाम करते हैं, पर फरियादी की फरियाद सुनी जाएगी, उसको न्याय सुनिश्चित होगा। इसलिए यार हिम्मत होती है लोगों को, गांव में, शहर में कहीं अन्याय, अत्याचार उत्पन्न हो गया है, रेप हो गया है, जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिम्मत होगी कि हमें न्याय मिलेगा। इसलिए हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु फिर भी हम कम है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर, कंपनी करने के बावजूद भी। इस प्रकार का मैं आपको कहना चाहूंगा, कन्याकुमारी को भी, कि हम सब मिलकर के भारत सरकार को मैं लिख के भेजूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भी, आपके जो 3 कानून आप बदलाव कर रहे हैं, आईपीसी को लेके, सीआरपीसी को लेके, आप उसके अंदर देश के अंदर हर थाने के अंदर एफआईआर कंपनी